बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे तुर्कों के हस्ब और नस्ब और उनके वतन असली के बारे में। हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मावराउ नहर का इलाका, जिसे आज हम तुर्किस्तान का नाम देते हैं, जो मशरक़ में मंगोलिया और शमाली चीन की पहाड़ियों से मगरिब में बहर खज़ज़, जिसे बहर कज़वीन भी कहते हैं, और शमाल में साइबेरिया के मैदानी इलाकों से जनूब में बर सग़ीर और फ़ारस तक फैला हुआ है। ये तुर्क ख़ानदानों का वतन है। इस इलाके में इस ख़ानदान के बड़े बड़े कबाइल रहाइश पजीर थे और तुर्क या इतराक के नाम से पहचाने जाते थे। छठी सदी ईस्वी के नस्ब सानी में इन कबीलों ने अपने वतन असली को खैरबाद कहकर गरोह दर गरोह एशियाई कूचक की राह ली। मौर्रिखीन इनकी इस नकल मकानी की कई तौजीहात करते हैं। बाज़ का ख्याल है कि इसकी वजह इक्तसादी बदहाली थी। शदीद कहत और बढ़ती हुई आबादी ने उन्हें तर्के वतन पर मजबूर किया और वो ऐसे इलाकों में आकर बसे जहाँ वसी चारागाहें और खुशहाल ज़िंदगी के असबाब वाफर मिकदार में मौजूद थे। बाज़ तारीख़ निगारों का नुक्ता नज़र ये है कि इस नकल मकानी के पीछे सियासी अवामिल कारफरमा थे। तुर्कों को बाज़ ऐसे ताकतवर कबाइल की दुश्मनी का सामना करना पड़ा जिनकी ताकत और तादाद इनसे कहीं ज़्यादा थी, जैसे मंगोलिया। इस दुश्मनी से बचने के लिए उन्होंने तुर्किस्तान को छोड़कर एक ऐसे इलाके की राह ली जहां वो अमन और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते थे। ये डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अब्दुल्ला बिन दहेश की राय है। लिहाजा मंगोलियों की दुश्मनी से बचने के लिए इन कबीलों ने मगरब की राह ली और दरियाए जीहू के करीबी इलाकों में बस गए, जहाँ से बाद में वक्तन फ़वक्तन तिबरिस्तान और जुरजान आए और यहाँ अपनी मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली। इस तरह तुर्क इन इस्लामी इलाकों से करीब हो गए जिनको मुसलमानों ने 21 हिजरी 641 ईस्वी में मार्का नेहावंद और फारस में दौलत सासानिया के सुकूत के बाद फतह किया था। 22 हिजरी 652 ईस्वी को इस्लामी फ़ौजों ने बाब के इलाकों की तरफ पेशकदमी की ताकि इन इलाकों को फतह करें। ये वो इलाके थे जिनमें तुर्क सकूनत पजीर थे। इस्लामी फ़ौज के सिपाही सालार अब्दुर्रहमान बिन रबिया रदियल्लाहु अन्हु ने तुर्कों के सरदार शहर बराज से मुलाकात की। शहर बराज ने अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु अन्हु से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इजहार किया कि वो अरमन पर हमला करने के लिए इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार हैं। अब्दुर्रहमान ने उन्हें अपने कायद सराका बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु के पास भेज दिया। शहर बराज ने सराका से मुलाकात की और उनसे अपनी खिदमत पेश करने के सिलसिले में बात की। सराका ने उनकी पेशकश को कबूल कर लिया और इस बारे में एक अरीज़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु के नाम तहरीर किया और उन्हें इस बारे इत्तला दी। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु ने भी सराका की राय से इत्तेफाक किया और इसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में बाकायदा माहिदा तय पा गया। यूँ मुसलमानों और तुर्कों में किसी किस्म की जंग न हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर अरमन पर हमला आवर हुए और वहाँ इस्लाम की इशाअत हुई। इसके बाद इस्लामी लश्कर फ़ारस के शमाल मशरकी इलाकों की तरफ बढ़े ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों दौलत सासानी के सुकूत के बाद इन इलाकों में इलाही दावत की तरवीज हो सके। ये वो इलाके थे जो शमाल की तरफ इस्लामी फ़ौज के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जब सुलह के मायदा की बदौलत ये मुश्किलात ख़त्म हो गईं तो इन इलाकों और मुल्कों तक पहुँचने की राह हमवार हो गई और तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान रब्त व ज़ब्त पैदा हो गया। तुर्क इस्लामी तालीमात से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम की इशाअत और गलबा दीन के लिए मुजाहिदीन के सफ़ों में शामिल भी हो गए। खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में तिबरिस्तान का पूरा इलाका फतह हुआ। 31 हिजरी को इस्लामी लश्कर दरियाए जीहू से पार उतरा और मावराउ नहर के इलाके में पड़ाव किया। इस इलाके के तुर्क जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम का दिफा करने और खुदाई पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिहादी सरगर्मियों में शरीक हो गए।
اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی اور کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلم رو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے، اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب اور تمدن کو اختیار کیا۔ ناظرین، آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خداداد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر متمکن ہوا تو ترکی اثر و رسوخ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے، بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبہ میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم ایرانی اثر و رسوخ کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا، یعنی اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے، اور ان میں کافی حد تک خود سری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور فوج دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، جہاں اس کی ذاتی فوج اور عوان اور مددگار رہائش پذیر تھے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ناظرین، آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے دولت سلجوقیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔